हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड फेशियल प्लास्टिक सर्जन। हमारे पास 15-16 साल से लेके 30-32 साल की उम्र के ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे सबसे पीछे वाले दांत में ना दिक्कत हो रही है, या वो दांत निकल रहा है और बहुत दिन से निकल रहा है पर वो पूरा निकल नहीं पा रहा है। तो काफ़ी बार दर्द हो चुका है, कुछ इसका परमानेंट सोल्यूशन कर दिए। तो सबसे पहले तो इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसी उम्र के पेशेंट्स में ये क्यों होता है, और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है, और क्या खर्च आता है, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, और अगर सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसे शेयर कर सके। हम जो इन्फॉर्मेशन इतनी मेहनत से बनाते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और सोसाइटी को बेनिफिट हो सके। थैंक यू। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र मतलब 15-16 साल, 17-18 साल से लेकर 30-32 साल की उम्र होती है, और नीचे के दोनों साइड में राइट या लेफ़्ट या ऊपर के राइट और लेफ़्ट में सबसे आखिर के दांत में उनको दर्द होता है। वो अक्सर आईने में बड़ा सा मुंह खोल के देखते हैं, लगता है ऐसा कुछ है नहीं, कीड़ा तो लगा नहीं है, लेकिन कुछ मांस का एक टुकड़ा ऊपर चढ़ रहा है, या वो दांत ऐसा लग रहा है कि बाकी दांतों से कुछ नीचे है, निकलने की कोशिश कर रहा है और निकल नहीं पा रहा है। तो एक्चुअली उसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, या बहुत सारा मतलब लोकल लैंग्वेज हम लोग उसको अकलचा बोलते हैं। माना जाता है कि उसके निकलने के बाद ही अकल आती है, इसलिए उसको अकलचा बोल देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, वो प्रॉपर बहुत सारे लोगों में तो निकल पाता है, फीमेल्स में स्पेशली नहीं निकल पाता, कई बार अक्सर देखा है मैंने, और मेल्स में भी बहुत सारे इसलिए नहीं निकल पाता है क्योंकि लाखों साल पहले जब हम आदि मानव थे और कच्चा मांस खाते थे, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हमारा जो जॉ साइज़ था, जो जबड़े का साइज़ है, जैसे ये एक मॉडल रखा है हमने यहाँ पे, तो ये मॉडल में जो देखिए जो जबड़े का साइज़ है ये बड़ा है और इसमें आखिर का लास्ट वाला दांत भी निकला हुआ है। तो जैसे जैसे आग का आविष्कार हुआ और हम लोगों ने खाना पका के खाना शुरू किया, तो डेवलपमेंट या इवोल्यूशन के क्रम में क्या हुआ कि हमारा जॉ साइज़ छोटा होता गया और सारे दांत निकलने की जो जगह है वो थोड़ी कम होती गई। इसलिए कई बार क्या होता है कि जो आखिर वाला दांत है, जो सबसे लास्ट में, जिसको अकलचा हम लोग बोलते हैं या थर्ड मोलर बोलते हैं टेक्निकली, वो निकल नहीं पाता है क्योंकि हमारा जॉ साइज़ इवोल्यूशन के क्रम में मतलब जो डेवलपमेंट हुआ इंसान का, पहले इंसान तो बैक्टीरिया था, फिर जानवर से मंकी बना, फिर इंसान बना, फिर इंसान ने पका के खाना शुरू किया। तो ये लंबा एक इवोल्यूशन का पीरियड है। इसमें जो स्कल है, हमारा ब्रेन है, और उसका ये बेस है, इसको बोलते हैं स्कल बेस। इसमें एक हड्डी होती है, इसका 6-7 टाइम्स अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम लोग स्फिनॉइड बोन बोलते हैं। उसके चलते हमारा स्कल का साइज़ डिफरेंट हुआ, और स्कल के साइज़ की वजह से जॉ का साइज़ डिफरेंट हुआ, और जॉ के साइज़ के डिफरेंट होने की वजह से हमारे दांतों के जो निकलने की जो जगह है वो धीरे धीरे कम होती गई। इसलिए कई बार क्या होता है कि हमारे 32 के 32 दांत नहीं निकल पाते। अब आने वाले टाइम में जैसे जैसे अब इवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है और भी जॉ साइज़ ऐसा माना जा रहा है कि छोटा होता जाएगा और हम लोगों को 28 ही दांत आने हैं। तो वैसे ऑर्गन, वैसे ही हमारी शरीर का वो अंग जो कि पहले तो काम का था और अब काम का नहीं रहा, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो जो हमारे आखिर के दांत होते हैं वो अब हम लोगों ने वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन मान लिए हैं जो कि हमारे शरीर में तो आते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों में आते थे, बट उनका हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारे जीवन में अब उनका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा। उसी में ये जो अकलचा के दांत आते हैं, दांत नंबर 29, 30, 31, 32, ये जो 4 दांत होते हैं, ये अब इस कैटेगरी में मान लिए गए। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पेट में अपेंडिक्स होता है, गाय भैंस में वो खाना पचता है, लेकिन इंसानों में खाना नहीं पचता, बट इंसानों में भी आता है। तो जब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दिक्कत आ जाती है अपेंडिक्स में, वो भी तब बार बार आती है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सर्जिकली रिमूवल कर देते हैं। ठीक वैसे ही केस इसके साथ भी है, बट इसके बीच में भी और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता हो कि बार बार वैसा दर्द होता हो, तो आप
डॉक्टर के पास जाइए, और प्रेफरेबली आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाइए या किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास जाइए जो कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको, और वो बहुत दिनों से थर्ड मोलर की सर्जरी करते आ रहे हैं। किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि ये सर्जरी मैं करूँगा या किसी कंसल्टेंट को बुलाऊँगा, या वो खुद रेफ़र कर देंगे, और वो खुद कैपेबल होंगे तो वो खुद कर भी लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, अक्सर इसमें प्रोटोकॉल नहीं एग्जैक्टली, मोस्टली लोग इसको फॉलो करते हैं। कई बार क्या होता है कि वो जो मांस ऊपर में आ जाता है, तो मांस बार बार चूँकि ऊपर और नीचे जब हम दांत बंद करते हैं या खाना खाते हैं तो दबता है, इसके वजह से वो उसमें सूजन आ जाती है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उस मांस को कट करके हटा देते हैं, उसके बाद ऐसा मानते हैं कि कुछ मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा अक्सर हो नहीं पाता है, क्योंकि वो स्पेस ऐसा होता है कि वहाँ थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो फिर वो दोबारा मांस वहाँ पे उस दांत के ऊपर कवर कर लेता है, और फिर वो दोबारा कुछ दिन बाद प्रॉब्लम सस्टेन कर जाती है। तो इसका आइडियल सोल्यूशन ये होता है कि उस दांत को सर्जिकली निकाला जाए। तो सर्जिकली निकालने का भी बहुत सारा प्रोटोकॉल है इसमें, कि दांत का लेवल कौन सा है। अगर दांत, कई बार ये दांत जो होते हैं वो हड्डी के बहुत अंदर तक होते हैं, तो उस केस में आपको किसी बहुत ही एक्सपर्ट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो इसके सर्जरी के एक्सपर्ट होते हैं और वो इसको सर्जिकली निकाल सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या होता है, कई बार इसमें अगर आप इग्नोरेंट हैं, मतलब एकदम से ही ध्यान नहीं देते हैं और बार बार सिर्फ दवा खा के उसको काम चलाने की कोशिश करते हैं, तो लेट मी रिमाइंड यू, दवा बहुत काम नहीं आने वाली। कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि आपको फिर से ये आपको रिलीफ मिल जाए, बट फिर ये चीज़ दोबारा होगी। और प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर आपको ये चीज़ अक्सर और बार बार हो रही है तो उस दांत को सर्जिकली रिमूव किया जाए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि कई बार क्या होती है कि जब दांत बिल्कुल निकल नहीं पाता या क्लिनिकली विजिबल नहीं होता, मुंह के अंदर वो दिखता नहीं है और अंदर ही अंदर वो सिस्ट बना देते हैं। कई बार थर्ड मोलर के केस में ये देखा गया है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में डेंटिजरस सिस्ट बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई दांत निकल ही नहीं रहा है, मतलब दांत नंबर 29, 30, 31, 32 या इनमें से इन चारों में से स्पेशली नीचे वाले जो दांत होते हैं, जो मतलब कि सबसे लास्ट में आखिर वाले कल्चर के दांत हैं या थर्ड मोलर है, उनमें से कोई नहीं निकल पा रहा है, राइट लेफ्ट साइड दोनों में से कोई भी निकल पा रहा है, तो आप ज़रूर एक बार एक्सरे कराइए पूरे जबड़े का, उसको हम लोग OPG बोलते हैं। तो OPG कराइए, किसी डेंटिस्ट के पास मिलिए, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देंगे, और OPG कराइए, क्योंकि ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो दांत है या नहीं। क्योंकि कुछ लोगों में ये दांत होता ही नहीं, जैसे मेरे मुंह में 28 ही दांत हैं, तो बहुत सारे लोगों में अब आता ही नहीं है। लेकिन अगर किसी में आता है, वो निकल नहीं पा रहा है, तो उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन केस अगर सिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, अंदर वो सिस्ट बना रहा होगा, तो कई बार क्या होता है कि अचानक से खाते खाते या कुछ कड़ा खाना खाइएगा, तो एक तो क्या होता है कि ये जॉ जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि वो अंदर से पूरी हड्डी सड़ जाती है। दूसरा, अगर नहीं फ्रैक्चर हुआ तो आपको बहुत दिन बाद पता चलेगा। और एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब सिस्ट बन जाता है, खास करके ये वाला सिस्ट जो दांत के कारण बनता है, डेंटिजरस सिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि ये इसमें सूजन नहीं आती है। जैसे कि अगर यहाँ कोई इन्फेक्शन हो तो आपको मेरे राइट साइड का जो गाल है, लोअर वाला हिस्सा फेस का, वो थोड़ा सूजा हुआ दिखेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इस बीमारी में बहुत देर से सूजन आती है। जो सिस्ट का विकास होता है वो आगे और पीछे के क्रम में होता है, न कि दाएं और बाएं के साइड में। दाएं बाएं में होगा तो आपको सूजन दिखेगी आपके राइट साइड में, ठीक है। लेकिन चूंकि इसका विकास आगे और पीछे क्रम में ज़्यादा होता है, तो सूजन बहुत देर से दिखती है, और कई बार वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो हमें बहुत सारे दांत निकालने पड़ते हैं उसकी वजह से, या कई बार पूरा रिसेक्ट करना पड़ता है। रिसेक्ट करने का मतलब पूरी जॉ जो है वो काटनी पड़ जाती है, और फिर उसके बाद जो है एक अलग सर्जरी करके उसको रिहेबिलिटेट या रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो दैट टेक्स सो मच टाइम, एफर्ट एंड मनी एंड एवरीथिंग। तो वैसा केस आने ही नहीं देना है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से मिलें और तुरंत इसको ठीक कराएं। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, कॉस्ट अगेन वेरी करता है हमेशा। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो वैसे दांत जो थर्ड मोलर तो होते हैं, बट वो इरप्टेड होते हैं, मतलब वो मुंह के अंदर क्लिनिकली आपको दिखेंगे या डॉक्टर को भी दिखेंगे। तो मैंने बहुत कम में भी उसकी सर्जरी की, मैंने 1500 में उस दांत निकाला है। और अभी कुछ दिन पहले ही एक वैसा ही दांत था, लेकिन वो बिल्कुल ही हड्डी के अंदर था, तो मैंने उस केस में पेशेंट से 10,000 भी चार्ज किए हैं। तो इसमें भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, बहुत सारे क्लास होते हैं, किस लेवल का पे दांत है वो, हड्डी के अंदर कितने डेप्थ में है। या कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो दांत
इस जगह होने की जगह, इस जगह होने की जगह इस वाली हड्डी में, इसको हम लोग रैमस बोलते हैं, इसके अंदर फंसा हुआ है, तो उस केस में ये चार्ज 20-25 हज़ार भी जा सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि क्लिनिक कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ है, कौन सा सर्जन कर रहा है, कितना सीनियर सर्जन कर रहा है, ये सब बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। बट वो तो एक अलग एस्पेक्ट है कि कॉस्ट क्या है। मेरा ये मानना है कि हमेशा हेल्थ को लेके आप हमेशा बेस्ट सेलेक्ट करो, क्योंकि अगर मेरे से पूछा जाए पर्सनली कि अगर मैं कोई मेरे अंदर कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ये है, तो एज़ पर माई लेवल बेस्ट मैं तो हमेशा बेस्ट सेलेक्ट करूँगा जहाँ तक मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जाती हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फाइनेंस बचाने के लिए आदमी सेलेक्ट करे। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं, बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि वो बहुत चीज़ों को लाइटली लेते हैं और सस्ते के चक्कर में रहते हैं। तो हेल्थ को लेके मुझे लगता है कि सस्ता तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। हमेशा कोशिश करो आप जहाँ भी रहते हो कि जो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं उनसे मिलो, या अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो हमेशा आप कंसल्टेंट चेंज करो, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चाहे मैं, चूँकि एज ए पेशेंट मैं भी एक पेशेंट ही हूँ, जो भी धरती पे जीव है, मतलब इंसान है, वो डॉक्टर है या कोई भी है, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पेशेंट भी होता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप हर सोर्स से पहले नॉलेज लो, पता करो, उसके बाद सारा चीज़ों को थोड़ा गूगल करो, थोड़ा यूट्यूब करो, थोड़ा और लोगों से पता करो, उसके बाद जो आपकी समझ में बेस्ट आता है उनसे ट्रीटमेंट लो। कॉस्ट थोड़ा कम ज़्यादा बहुत मैटर नहीं करता इन चीज़ों के लिए। तो कॉस्ट यही है, मतलब नॉर्मली, हालांकि जो थर्ड मोलर होता है इम्पैक्टेड, मतलब सीरियस किस्म का बहुत कम ही होता है। 1000 में कुछ 2-4-10 केस ऐसे होते होंगे, नॉर्मली बहुत सिंपल से ही होते हैं। तो कॉस्ट नॉर्मली आपको 1500 से लेकर 3-4-5 हज़ार तक में हो जाता है। बड़े केसेस कम ही होते हैं, सिस्टिक टाइप के बहुत ही रेयर है, रेयर तो नहीं बोलूँगा बट कॉमन नहीं है। तो थैंक यू। इस तरह की कोई भी समस्या आपके साथ हो या आपके जान पहचान में किसी को हो, तो ज़रूर लोकल डेंटिस्ट से संपर्क करें, वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।